अब जो हम लोग टॉपिक पे है, टॉपिक का नाम क्या बताए थे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इसको हम लोग मेंडलिज्म भी कहते हैं। तो टॉपिक हमारा चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, ऑफ इनहेरिटेंस, और पूरा नाम है एंड वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस। तो देखो हम लोग इस टॉपिक के बारे में क्या डिस्कशन किए। सबसे पहला पॉइंट बताया, इस टॉपिक में हम लोग इनहेरिटेंस की बात करते हैं। मतलब ये मेंडल्स पे शुरुआत की है पहला टॉपिक का, ये दूसरा क्लास होगा, है ना। क्लास को हम लोग कर देते हैं सेकंड क्लास हमारा है ये, है ना। ये बोर्ड के लिए, 12th के लिए और नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मेंडलिज्म को हम लोग या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को हमने कहा कि इस टॉपिक को कवर अप करने में 18 से 20 घंटे का वक्त लगेगा। इट विल टेक 18 to 20 आवर्स टू फिनिश दिस टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बिकॉज दिस टॉपिक कमांड्स मोर देन 7 or 8 क्वेश्चंस इन योर नीट एग्जामिनेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। तो हम लोग इसकी शुरुआत किए। पहले क्लास में मैंने आपको बताया प्री मेंडेलियन वर्क, मेंडल के पहले कौन कौन से लोग काम किए, फिर हमने बताया पोस्ट मेंडेलियन वर्क, मेंडल के बाद कौन कौन से साइंटिस्ट इस पे वर्कआउट किए, और बीच में फिर थे मेंडल के वर्क के बारे में, मेंडल किस तरह के कैरेक्टर को कंसीडर किए। तो मेंडल के बारे में बताया कि मेंडल 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम किए थे। प्लांट का नाम पाइसम सैटाइवम था, और मेंडल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग समझाए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, और उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कह दिए, है ना। अब आ जाओ, ये जो जेनेटिक्स टर्म आया ना, ये दिया गया था बाय बैटसन, है ना। तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। किसको हम लोग बोलते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और जेनेटिक्स, दो क्वेश्चन आ सकता है। मेंडल को बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन मॉडर्न फादर कौन थे? बैटसन, है ना। तो एक क्वेश्चन, फादर कैसे फादर? मॉडर्न फादर, है ना। तो मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये किनका नाम देंगे हम लोग? बैटसन, है ना। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, बैटसन। और जो भी पॉइंट्स हम लोगों का होगा वो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हो गए। सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, और जरा देखना, मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा गया। अब देखो फादर में भी 2-3 तरह के फादर की बात होने लगी। एक बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, एक बोला गया मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो नाम आ गया बैटसन। एक्सपेरिमेंटल मॉर्गन हम लोग बताएंगे, TH मॉर्गन जब आगे क्लास होगा ना, ये बहुत से एक्सपेरिमेंट पे किए, काम किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, स्पेशली ड्रोसोफिला नामक फ्रूट फ्लाई पे। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, है ना। तो दूसरा हो गया कैसे फादर? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, है ना। इसके फादर को हम लोग एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, और नाम हो गया TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ये दूसरा साइंटिस्ट का नाम। एक बैटसन बोले मॉडर्न फादर, दूसरा हम लोग बोले TH मॉर्गन एक्सपेरिमेंटल, है ना। फिर हम लोग आते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स, हम लोगों में क्रोमोसोम का नंबर है 23 पेयर। इसमें से कौन सा जो है कैरी करता है, कौन सा X है, कौन सा Y है, किन किन कैरेक्टर को कैरी करता है। हम लोगों में X से रिलेटेड कुछ जीन्स पाए जाते हैं, कुछ डिजीज़ पाए जाते हैं, हीमोफीलिया है। इस तरह पे जो भी ह्यूमन जेनेटिक्स पे सबसे ज़्यादा काम किए उनका नाम था A. गैरोड, है ना। A. गैरोड नामक साइंटिस्ट, तो नाम हो गया A. गैरोड, है ना, GARROD, है ना। गैरोड नामक साइंटिस्ट चूंकि ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम किए, इसीलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा गया। नहीं, क्या कहा गया इनको? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा गया। हम लोग अभी कुछ चीजें बता रहे हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स जेनेटिक्स क्या था ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की जब बात कर रहे थे तो इनहेरिटेंस की हम लोग बात कर रहे थे। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को इनहेरिटेंस कह दिए थे, और जितने डिग्री से ये डिफर कर रहा था इसको वेरिएशंस का नाम दे दिए थे। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को स्टडी करने वाले टॉपिक को हम लोग जेनेटिक्स का नाम दे दिए। अब हम लोग आते हैं, क्या मेंडल जीन शब्द का प्रयोग किए थे? तो बोलेंगे नहीं, मेंडल जिस शब्द का प्रयोग किए थे यूनिट ऑफ हेरिडिटी के रूप में, वो था फैक्टर। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखे फैक्टर, यही मेंडल के द्वारा बताया गया था, यही है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हम लोग हेरिडिटी शब्द बता चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं।
ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को हेरिडिटी कहते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर जो हो रहा है इसी का नाम है। अब आ जाओ, तो फिर जिसको अभी फैक्टर कहते हैं इसी को जीन बोला गया था। कौन बोले थे? जोहानसन नामक साइंटिस्ट, जोहानसन नामक साइंटिस्ट इसी के लिए जीन शब्द का प्रयोग किए थे। किसके लिए? तो जो हम लोग अभी फैक्टर कर रहे थे इसी को जोहानसन नामक साइंटिस्ट क्या नाम दे दिए? जीन नाम दे दिए। अब हम लोग आते हैं, ये जो फैक्टर था हम लोग इसके बारे में बताना शुरू किए। डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर दो तरह का फैक्टर होगा, डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर, है ना। तो फैक्टर हो गया यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये फैक्टर अलग है, ये अलग फैक्टर है जिसको जीन की जगह पे मेंडल फैक्टर शब्द का प्रयोग किया। और एक फैक्टर जो हम लोग कहते हैं लैंग्वेज में, उसका मीनिंग होता है कारक, है ना। तो सेकंड पॉइंट पे हम लोग आएंगे और मेंडलिज्म से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले डिस्कशन कर रहे हैं। एलील, मेंडल में एक वर्ड आएगा एलील, है ना। अब एलील क्या है जरा इसको समझते हैं। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पे, ध्यान से समझना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? दो ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस कहते हैं जिनमें एक फादर से आता है और दूसरा मदर से आता है, लेकिन दोनों के सिमिलर साइट पे सिमिलर कैरेक्टर का जीन लोकेटेड हो। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे अगर हाइट का जीन टॉल हो या ड्वार्फ हो, ड्वार्फ हो या ड्वार्फ हो, टॉल हो या टॉल हो, कुछ भी हो, लेकिन हाइट का जीन अगर सेम जगह पे है, यहाँ पे दिखाते हैं मटर में सीड्स के दाने का, है ना, मटर का जो सीड है उसका राउंड शेप हो या हम लोग कह सकते हैं रिंकल शेप हो, कोई भी शेप हो, तो सिमिलर लोकेशन पे अगर सिमिलर कैरेक्टर का जीन लोकेटेड होता हो, इस पेयर को एलील कहते हैं। तो एलील क्या हो गया? मालूम हो गया, पेयर ऑफ जीन है, ये पेयर ऑफ जीन है। किस पे है? ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये जो पेयर ऑफ जीन है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पेयर ऑफ जीन को एलील कहते हैं, लेकिन किस पे? ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेटेड। एलील क्या क्या हो सकता है जरा देखते हैं। कैपिटल टी यहाँ पे है टॉल और ये भी कैपिटल टी है टॉल, ये भी दो एलील हो सकता है। यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, ये भी दो एलील हो सकता है। यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ भी स्मॉल टी है। सिमिलर लोकेशंस पे जो दो जीन्स होते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे, इन्हीं के पेयर को एलील कहते हैं। तो एलील समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये जो एलील वर्ड आया, ये टर्म देने वाले साइंटिस्ट भी बैटसन ही थे। देखो ये साइंटिस्ट बैटसन ही थे। तो ये कौन? एलील, एलील शब्द को देने वाले साइंटिस्ट का नाम भी क्या था? बैटसन। फिर यहाँ पे लिख दिए, ये शब्द भी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था। तो एलील टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। तो देखो मॉडर्न फादर बैटसन है, जेनेटिक्स के मॉडर्न फादर कौन है? बैटसन है। अब हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, यहाँ पे लिखते हैं होमोजाइगस। देखो एक जायगोट बनता है, एक मेल और एक फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगोट बनता है, ठीक है ना। जायगोट हम लोग जानते हैं हमेशा एक मेल और एक फीमेल में क्या फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा। अब जायगोट जब बना तो जो दो गैमेट थे क्या दोनों आइडेंटिकल कैरेक्टर को कैरी कर रहे थे? अगर वो दोनों आइडेंटिकल थे तो इसको कहेंगे होमोजाइगस। जैसे एक गैमेट आया कैपिटल टी और दूसरा आया कैपिटल टी, है ना, ये दोनों फ्यूज हुआ, ये मेल से आया ये फीमेल से आया, तो मेल से आया और फीमेल से आया, तो जायगोट में क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी। तो दोनों कैरेक्टर देखो सिमिलर हैं, हालांकि दोनों अलग अलग पेरेंट से आया, एक आया मदर से एक आया फादर से। मदर से भी टॉलनेस का कैरेक्टर आया, फादर से भी टॉलनेस का कैरेक्टर आया। इस जायगोट में अब टॉलनेस के लिए कैपिटल टी लेटर को डिनोट कर रहे थे। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ टू आइडेंटिकल गैमेट से जो भी कैरेक्टर डेवलप होगा इसको कह देंगे हम लोग होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे लिखे कैपिटल टी। अगर फ्लावर का कलर होता तो लिख सकते थे रेड फ्लावर के लिए डबल आर। ऐसे सभी कंडीशन को जिनमें दोनों गैमेट से सिमिलर जीन्स आते हो, सिमिलर कैरेक्टर आता हो, हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। अब आते हैं इसका उल्टा है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या होगा? हेटेरोजाइगस में दो अलग अलग गैमेट्स होंगे ना, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होंगे और उनका फ्यूजन होगा। तो टू
हम लोग कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, है ना, ये बनेगा और इनका फ्यूजन होगा, तब हम लोग इसको कह देंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे कैपिटल T के साथ स्मॉल t फ्यूज किया या कैपिटल R के साथ स्मॉल r फ्यूज किया, ऐसे सारे फ्यूजन को हम लोग क्या नाम देंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस हम लोग जान गए, होमोजाइगस जान गए। अगर हेट्रोजाइगस की यहाँ बात करें तो एक एग्जांपल लिखना चाहेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t, एक पेरेंट है टॉल और दूसरा पेरेंट है ड्वार्फ। एक पेरेंट कैसा है, टॉल है, और दूसरा पेरेंट कैसा है, ड्वार्फ है। अगर इस टॉल पेरेंट की बात करें, इस टॉल पेरेंट से गैमेट बनेगा तो कैपिटल T बनेगा और ड्वार्फ पेरेंट से स्मॉल t बनेगा, दोनों का फ्यूजन होगा तो ये जो जायगोट बनेगा उसमें कैपिटल T और स्मॉल t दोनों दिख रहे हैं। इसी कंडीशन को अब कह देंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जायगोट में दोनों गैमेट डिफरेंट कैरेक्टर को कैरी कर रहे थे। तो ये हम लोग जान गए हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब एक और वर्ड जान जाओ, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस भैया बहुत अच्छा वर्ड है। हेमीजाइगस क्या हुआ, देखो हम लोग जानते हैं हम लोगों में X और Y और फीमेल में X और X होता है, नहीं, मेल में क्या हुआ, तो 2 डिफरेंट गैमेट हम लोग यहाँ पर अब तक पढ़ रहे थे, 2 जीन, है ना, एक पेयर ऑफ इंडिविजुअल में 1 जीन ऑफ ए पेयर, है ना। और ये जो इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर, मेल इंडिविजुअल में हेट्रोगैमेट होता है फॉर 6 लिंक्ड। तो देखते जाओ यहाँ पे, सिर्फ हेमी मतलब होता है, सेमी और हेमी दोनों एक ही तरह का शब्द है। हेमीजाइगस में क्या हुआ, एक जीन में, एक क्रोमोसोम में जो जीन है उसका दूसरा काउंटर पार्ट नहीं है। तो मेल में X और Y है, यहां फीमेल में X और X है। तो ये जो X वाला जीन होगा, यहां पे देखते जाओ, मान लो यहां पे टॉलनेस का कैरेक्टर है, तो इसका तो Y काउंटर पार्ट है ही नहीं, क्योंकि Y अलग तरह का जीन है, इसमें इसका काउंटर पार्ट नहीं मिला। मतलब नॉर्मली क्रोमोसोम में एक पेयर ऑफ जीन मिलते थे, अब एक सिंगल जीन मिला, उसका काउंटर पार्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे उसका काउंटर पार्ट क्रोमोसोम ही नहीं है। तो हेमीजाइगस के लिए एक अच्छा शब्द क्या हो गया, 1 जीन ऑफ ए पेयर, है ना, इज ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर 6 लिंक्ड जीन। अगर 6 लिंक्ड जीन की बात करेंगे तो ये ह्यूमन बीइंग के केस में ये हेमीजाइगस कहलाएगा। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, हेमीजाइगस क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस जो हम लोग को डिजीज़ देखना है, हीमोफीलिया जो डिजीज़ देखना है, ये सब कैरेक्टर को हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट शब्द होंगे, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप, है ना। यहाँ फिर लिखते हैं हम लोग फिनोटाइप, है ना। फिनोटाइप कैसा होता है, फिनोटाइप की बात करते हैं तो कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर कैरेक्टर को फिनोटाइप कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकली, है ना, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैरेक्टर को, अगर 2 कैरेक्टर देखने में एक से हो, सिमिलर कैरेक्टर हो, तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, सिमिलर कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। या यूं कहते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर को फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। हम लंबे हैं या नाटे हैं, ये फिनोटाइप हुआ। कोई काला है या गोरा है, ये फिनोटाइप हुआ। प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, ये फिनोटाइप हुआ। प्लांट में फ्लावर का कलर रेड है या वाइट है, ये भी फिनोटाइप हुआ। मतलब बाहर से देख के जिन कैरेक्टर को हम लोग पढ़ पाते हैं वो क्या हो जाता है, फिनोटाइप होता है। लेकिन एक दूसरा कैरेक्टर भी होगा, इसमें जीन का जो कारण होगा, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता होगा, उसको क्या कह देंगे, जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर का नाम रख देंगे जीनोटाइप। जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो जीन वाइज कैरेक्टर, द कैरेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, उसको कह देंगे। तो किसी भी इंडिविजुअल में अगर हम कहते हैं कैपिटल टी है, मतलब ये प्लांट टॉल है और प्योर टॉल है। इसमें 2 जीन हो गए, कैपिटल टी और कैपिटल टी। एक प्लांट कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये भी प्लांट देखने में तो टॉल है, लेकिन इसके दोनों जीन अलग अलग हैं। एक टॉल का कारण है और दूसरा ड्वार्फ को शो कर रहा है। एक कैरेक्टर लेते हैं स्मॉल टी, यहाँ भी क्या होता है, 2 जीन हैं, दोनों ही ड्वार्फ के कैरेक्टर को कैरी कर रहे थे। तो जीनोटाइप हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं हम लोग
जीनोटाइप, फिनोटाइप, हेमीजाइगस, सेमीजाइगस, ये सब हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं जेनेटिक्स के बारे में। खास बात, फादर ऑफ हम लोग डिस्कशन कर चुके थे सारे फादर के बारे में। एक और शब्द है हाइब्रिड वीगर और इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसके बाद हम लोग आएंगे मेंडल के वर्क पे। तो सबसे पहले दोनों वर्ड लिखते हैं, हाइब्रिड वीगर, है ना, हाइब्रिड, हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर शब्द का मतलब होता है जब हम कभी कोई क्रॉस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट ले लिए और एक ड्वार्फ प्लांट ले लिए। टॉल प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन को निकाले, ड्वार्फ प्लांट के स्टिग्मा पे डस्टिंग कर दिए। डस्टिंग करने के बाद दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बना और सीड्स को फिर हम लोग क्या किए, मिट्टी में लगाए और उससे प्लांट नया जर्मिनेट हो गया। तो ये जो हम लोग का बना, दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराए तो जो रिजल्ट हुआ उसको हाइब्रिड कहेंगे, है ना। एक टॉल प्लांट था, दूसरा ड्वार्फ प्लांट था, इन दोनों को क्रॉस कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल प्लांट ही बना, लेकिन इसको हाइब्रिड कहेंगे। दो डिफरेंट प्लांट के बीच के क्रॉस के रिजल्ट को हाइब्रिड कहेंगे। हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में। अब आ जाओ, हाइब्रिड जो होता है ये अपने दोनों ही पेरेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। हमेशा देखा गया कि जो ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड होता है, जिनमें दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अपने दोनों पेरेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, अपने दोनों पेरेंट से स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसके लिए नाम रखे हाइब्रिड वीगर। हाइब्रिड वीगर मतलब होता ताकत, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के चलते इसके कैरेक्टर में ये ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और ताकतवर बन गया, हम लोग नाम रखे हाइब्रिड वीगर। मतलब क्या हुआ, मतलब वो ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज सुपीरियर। अगर हाइब्रिड पे तुमको क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा ऑप्शन यही होगा, दैट ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज सुपीरियर। ऑफ स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, हमेशा सुपीरियर हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इट इज सुपीरियर, है ना। किसके कंपैरिजन की बात करेंगे, सुपीरियर देन देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स के कंपैरिजन में, अगर हम लोग उनके पेरेंट्स की बात करेंगे ना, तो पेरेंट्स के कंपैरिजन में ये कैसा है, सुपीरियर होता है। इसी कैरेक्टर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हाइब्रिड वीगर। तो हाइब्रिड वीगर का उल्टा शब्द है, इससे एक ऑपोजिट वर्ड भी आता है और वो वर्ड है हाइब्रिड वीगर के अलावे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। एक दूसरा वर्ड आ जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाइब्रिड वीगर समझ में आ गया, दो प्लांट लिए, दोनों के बीच में क्रॉस कराए, उसका जो ऑफ स्प्रिंग बना, दोनों प्लांट डिफरेंट थे। ये जो ऑफ स्प्रिंग बना ये अपने दोनों प्लांट से बेटर है, तो इसी कैरेक्टर को नाम दिए हाइब्रिड वीगर। अब एक फिर वर्ड है, ये हम लोग अब मेंडल के काम के पहले इतनी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। अब हम लोग आएंगे और कहेंगे इन ब्रीडिंग, एक और लास्ट वर्ड बता देते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इसको ऐसे समझो, अगर हम लोग सिमिलर कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, जैसे एक हम लोग कहते हैं टॉल प्लांट है, इसको टॉल प्लांट से क्रॉस कराए, फिर इसके ऑफ स्प्रिंग को फिर टॉल प्लांट से क्रॉस कराए, फिर इसके ऑफ स्प्रिंग को फिर दूसरे टॉल प्लांट से, लगातार एक ही कैरेक्टर वाले प्लांट से अगर लगातार किसी को क्रॉस कराते चले जाएं तो धीरे धीरे इस घटना को सेल्फिंग कह देंगे। इससे क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा धीरे धीरे वो कमजोर होता चला जाएगा। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है सेल्फिंग, है ना। इन ब्रीडिंग शब्द का मतलब होता है सेल्फिंग। धीरे धीरे प्लांट कमजोर हो जाएगा। प्लांट में जैसे हम लोग कोई कमजोर होता जाता है तो ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता चला जाता है, हम लोग कहेंगे मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ऑफस्प्रिंग जो होगा, बार बार अगर सिमिलर कैरेक्टर से क्रॉस कराते चले जाएंगे तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये अपने पेरेंट की तुलना में वीक हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या नाम रखेंगे इसका हम लोग, दिस इज व्हाट, इन ब्रीडिंग। तो बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये वीकर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। ये वीकर हो जाएगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, कहेंगे डिप्रेशन में चला जा रहा है। एक शब्द का प्रयोग किए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हम लोग आएंगे और उस पॉइंट पे जहां से हम लोग मेंडल की शुरुआत कर रहे थे, मेंडल्स वर्क की बात करेंगे, है ना। तो मेंडल के वर्क की बात करेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग।
मेंडल जो काम किए थे उसके बारे में शुरू करेंगे, उनके टेक्निक को बताएंगे। 1856 और 80 से लेके 56 से लेके हम लोग ये काम करना शुरू किए थे 7 इयर्स तक, है ना। तो मेंडल का जो वर्क था हम लोग कहते हैं 1856 से वो स्टार्ट किए, 7 ईयर इसमें जोड़ दो 1863, है ना। ये 7 इयर्स तक काम किए थे। ये बड़ा डेट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नॉर्मली डेट्स एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कभी कभी कुछ डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से ये भी डेट था। मेंडल अपने काम को 7 इयर्स तक कंटिन्यूअसली करते रहे और अपने पूरे स्टैटिकल एनालिसिस को, जो वो डाटा बनाते थे, जो उनको मिलता था उसको वो लिखते थे, और लिखने के बाद वो अपनी बुक को पब्लिश किए, अपने चीज़ों को पब्लिश किए, लेकिन उनके काम को उस समय कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, जरा देखते हैं इसके बाद आगे चलो क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट एक डिस्कशन किए कि इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑफ स्प्रिंग बिकम वीकर एंड वीकर। ऑफ स्प्रिंग कैसा हो गया? बहुत कमजोर होता चला गया, वीकर होता चला गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आ गए मेंडल के वर्क पे। तो मेंडल कैसे काम कर रहे थे, इस काम को समझना है। काम को समझने के लिए हम लोग एक तुमको डायग्राम बनाते हैं और ऐसे समझाते हैं। ये मान लो एक मेरे पास ब्रश है ना, एक ब्रश है। ये कैसा ब्रश है? पेंटिंग करने वाला ब्रश है। मेंडल के टेक्निक का नाम लिखेंगे। ये जो टेक्निक था जिस पे मेंडल काम किए थे उसका नाम रखे थे इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। यहाँ पे नाम लिखेंगे इमेस्कुलेशन और बैगिंग, ये 2 शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। ये मेंडल के काम करने का टेक्निक था। तो इमेस्कुलेशन पहला वर्ड हो गया, बैगिंग दूसरा वर्ड हो गया। कैसे मेंडल काम करते जरा समझना। मेंडल एक मटर के पेड़ के पास गए, उसके फ्लावर से पॉलन ग्रेन को ऐसे करके ब्रश में टच किए, तो ब्रश में बहुत सा पॉलन ग्रेन आ गया। लेकिन उसके पहले वो क्या किए, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मान लो ये मेल है और ये फीमेल है ना। तो मेल के पोर्शन को कट कर दिए, ठीक है, मेल के पोर्शन को, एंथर को रिमूव कर दिए बर्ड के कंडीशन में। इमेस्कुलेशन का मीनिंग पूछा है। इमेस्कुलेशन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ एंथर। ये रिमूव कर दिए किसको? एंथर को। किस स्टेज में? तो कहेंगे बर्ड स्टेज में ये रिमूव कर दिए। बर्ड की स्टेज में ही रिमूव करने को इमेस्कुलेशन कहा गया। तो तुम सपोज करो ये मेल सेक्स ऑर्गन था और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन था फ्लावर का। फ्लावर के मेल को काट दिए तो फ्लावर में क्या बच गया? तुम लोग बोलोगे सर फीमेल पार्ट बच गया। तो इसी तरह से मेंडल क्या किए, एक पोटेंशियल फीमेल प्लांट में, एक प्लांट में पोटेंशियल फीमेल फ्लावर को बनाए। तो कैसे बनाए? मेल को बचपन में ही काट दिए, छोटे बर्ड स्टेज में ही काट दिए। इस घटना को इमेस्कुलेशन कहते हैं। तो इमेस्कुलेशन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ एंथर इन बर्ड स्टेज। अब क्या हुआ? अब जरा सोचो क्या हुआ। इस रिमूवल के बाद अब उसके ऊपर एक बटर पेपर आता है, एकदम स्मूथ पेपर होता है बटर पेपर, उससे इसको कवर्ड कर दिए इस फ्लावर को। मतलब क्या हुआ? अनवांटेड कोई पॉलन ग्रेन अब इसके ऊपर बटर पेपर से इसको कवरिंग कर दिए। इस घटना को बैगिंग कहते हैं। तो बैग मतलब होता है थैला, कवर्ड करना बैगिंग कहलाया। जब कवर्ड कर देंगे तो कोई भी हम जिस पॉलन ग्रेन को चाहेंगे वही आएगा। तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन को आने से रोक दिए, मतलब अनवांटेड पॉलिनेशन अब इस प्लांट के फ्लावर में नहीं होगा। ये बैगिंग का टेक्निक था। हम जिस प्लांट के पॉलन ग्रेन को लाना चाहते थे, मेंडल जिसको लाना चाहते थे, उसको ब्रश से ऐसे लगा लेते थे तो ब्रश में पॉलन ग्रेन लग जाता था। अब वापस इस बैग को खोलते थे और स्टिग्मा के ऊपर ऐसे ऐसे 2 3 4 5 बार ऐसे ऐसे टैपिंग करते थे तो पॉलन ग्रेन गिर जाता था। गिरते ही वो फिर से उस बैग को लगा देते थे। इसको रीबैगिंग कहते थे। ये मेंडल का तरीका था। किस काम करने का? तो पॉलिनेशन कराने का ये मेंडल का तरीका था। और इस टेक्निक में पहले इमेस्कुलेशन किया गया, एक पोटेंशियल फीमेल फ्लावर बनाया गया, क्योंकि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल था। मेल को बर्ड स्टेज में ही काट दिया गया और इसको पोटेंशियल फीमेल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया।
अब आते हैं हम लोग मेंडल कैसे काम किए, उनके काम को। तो मेंडल्स वर्क आ गए। मेंडल सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस शुरू किए। अब हम लोग अब जाके पहुंचे हैं मेंडल के काम पे। इसके पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ों को डिस्कशन कर रहे थे जो मेंडल के काम के लिए ज़रूरी थी। तो पहला पॉइंट आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनो मतलब होता है वन, सिंगल, है ना। हाइब्रिड मतलब जान गए, दो डिफरेंट प्लांट के सिंगल कैरेक्टर पे काम करने को हम लोग कह दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल सबसे पहले क्या किए, एक टॉल प्लांट को टॉल प्लांट से, फिर उससे बने हुए ऑफ स्प्रिंग को, फिर दूसरे टॉल प्लांट से, फिर उससे बने हुए ऑफ स्प्रिंग को, तीसरे टॉल प्लांट से, बहुत जनरेशन तक लगातार काम किए और एक प्योर टॉल, उसी तरह से एक प्योर ड्वार्फ भी बना लिए। प्योर ड्वार्फ कैसे बनाए होंगे, ड्वार्फ प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से, दूसरे ड्वार्फ प्लांट को तीसरे ड्वार्फ प्लांट से, तीसरे ड्वार्फ प्लांट को चौथे ड्वार्फ प्लांट से लगातार कई जनरेशन तक क्रॉस कराते रहे। क्रॉस कराने के कई जनरेशन के बाद मेंडल को दो प्लांट मिला, एक को वो नाम दिए प्योर टॉल और एक दूसरे का नाम रख दिए प्योर ड्वार्फ। अब प्योर टॉल को मेंडल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहीं से दिक्कत शुरू हो गई। जब मेंडल अपने वर्क को भेजे ना, यहीं से दिक्कत शुरू हो गई। टॉल के लिए वो कैपिटल टी लेटर्स दो बार लिखे और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लेटर्स दो बार लिख दिए। ठीक है, कौन कौन सा लेटर लिख दिए, कैपिटल टी दो बार और स्मॉल टी दो बार लिख दिए। यहीं से शुरू हुई दिक्कत। मेंडल दो बार क्यों लिखे, टॉल के लिए टी लिखे तो ड्वार्फ के लिए डी क्यों नहीं लिखे। ऐसे तमाम क्वेश्चंस तुम्हारे भी दिमाग में आते होंगे और उस समय के साइंटिस्ट के दिमाग में भी आ रहे थे। इनका उत्तर मेंडल उस समय दे नहीं पाए। बाद के साइंटिस्ट लोग जब काम किए ना, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन किए। पहला, ये दो बार इस शब्द का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि प्लांट्स जिस पे वो काम कर रहे थे, ये कैसा होता, 2N प्लांट था, नहीं डिप्लॉयड प्लांट होता है। प्लांट डिप्लॉयड या हैप्लॉयड हो सकता है। डिप्लॉयड प्लांट में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2N हम लोग लिखते हैं। इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए मेंडल टी दो बार लिखे, लेकिन अपनी बातों को वो एक्सप्लेन नहीं किए। ये सारे एक्सप्लेनेशन बाद में जनरेट किए गए, बनाए गए कि मेंडल ऐसा क्यों किए थे। तो पहला हुआ, अब इसको कह दिए P1 और इसका नाम रख दिए P2, मतलब दो पेरेंट के बीच की क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया पेरेंट P1 और ये हो गया पेरेंट P2। पेरेंट P1 कैसा पेरेंट था, पहला पेरेंट जिनके प्लांट्स काफ़ी लंबे थे और दूसरा प्लांट काफ़ी छोटे थे। एक कैरेक्टर हम लोग मान लें लंबे 9 फीट का था और ड्वार्फ 3 फीट का था। ये हम लोग अभी तत्काल मान लिए। जो हम लोग मान रहे हैं ये एक्चुअली मेंडल ने अपने वर्क में देखा था और कंफर्म किया था कि जो कैरेक्टर को हम लोग अभी मानेंगे ये माना हुआ नहीं था, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड काम था, है ना। अब आ जाओ, तो क्या हुआ देखते जाओ। मेंडल अब बोले कि गैमेट बना, इस टॉल प्लांट से फ्लावर के पोलन ग्रेन में गैमेट बना होगा। गैमेट को वो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किए और इस प्लांट के गैमेट को स्मॉल टी से। तो गैमेट को क्यों वो ऐसे स्मॉल एक बार क्यों लिए और कैपिटल एक बार क्यों लिए, चूंकि गैमेट्स दुनिया का सारा हैप्लॉयड होता है। दुनिया का सारा गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉयड मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो गैमेट को एक लेटर से लिखे। दूसरी बात, यहाँ पे कैपिटल टी लिए, यहाँ पे स्मॉल टी लिए, ये बताने के लिए कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट कैरेक्टर था और स्मॉल टी इसके रिस्पेक्ट में कैसा कैरेक्टर था, इसके रिस्पेक्ट में ये रिसेसिव कैरेक्टर था। हम लोग कल बताए थे नेक्स्ट पहले वाले क्लास में कि टॉल और ड्वार्फ, डोमिनेंट और रिसेसिव किसको बोलते हैं, जब टॉल और ड्वार्फ दोनों एक साथ हों, है ना, जब टॉल और ड्वार्फ दोनों एक साथ हों, इनमें से जो अपने को एक्सप्रेस करेगा उसको डोमिनेंट कह देंगे और जो नहीं करेगा उनको रिसेसिव कहेंगे। तो बताए थे ये अमिताभ बच्चन है, ये उनकी धर्मपत्नी जया बच्चन।
छोटी सी है, नाटी सी है, और अमिताभ बच्चन लंबे से हैं। तो ये लंबे और छोटे की जोड़ी अगर ऐसे स्टेज पे आ जाए तो तुमको कौन दिख रहा है? तो तुम बोलोगे सर अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं, जया बच्चन पीछे नहीं दिख रही है। तो जब इनमें से जो अपने को एक्सप्रेस किया स्टेज पे जो दिखा इसको डोमिनेंट कह दिए, स्टेज पे जो नहीं दिख पा रहा था उसको रिसेसिव। हालांकि दोनों प्रेजेंट हैं, देखो दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन जो दिख पा रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिख पा रहा वो रिसेसिव है। तो यहां भी ये हुआ। अब हम लोग आते हैं, इन दोनों गैमेट के बीच में फ्यूजन हुआ और पहला ऑफ स्प्रिंग बना, F1 जनरेशन का प्लांट बन गया। जो सीड बना इसके प्लांट को मिट्टी में डाला गया, ये सच में उतना ही टॉल था जितना ये टॉल था। तो ये 9 फीट का टॉल प्लांट फिर से बन गया। नहीं, लेकिन ध्यान से देखो, इस F1 जनरेशन में F1 का मतलब होता पहला, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये शब्द पे क्वेश्चन आ सकता है, इसको कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का प्लांट देखने में उतना ही बड़ा था। कितना बड़ा? 9 फीट का। जबकि इसमें ड्वार्फनेस का भी कैरेक्टर था। जबकि क्या था इसमें? ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर भी लोकेटेड था। फिर भी इसकी लंबाई कितनी थी? 9 फीट ही थी। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे मेंडल अपने फर्स्ट लॉ को प्रपोज किए और वो था, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल क्या बोले कि इन F1 जनरेशन में बोथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट टुगेदर। दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ दिख रहे हैं। फिर बोले द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक्सप्रेस कौन कर रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों दिख रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस कौन कर रहा है? कैपिटल टी अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब टॉलनेस अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस कर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है इसको कहते हैं रिसेसिव। तो फिर से देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ, बोथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, बोथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहां पे दिखा रहे हैं ऐसे करके, मे प्रेजेंट टुगेदर, दोनों एक साथ दिख सकते हैं। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। ये था मेंडल का पहला नियम। हम लोग कहते हैं पहले नियम पे बहुत से विवाद बाद में हुए, मतलब जरूरी नहीं था कि मेंडल का पहला नियम दुनिया के सारे प्लांट और एनिमल के लिए एप्लीकेबल नहीं था, है ना। इसमें बहुत सा हम लोगों को एक्सेप्शन मिला, तो हम लोग उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब हम लोग एक्सेप्शन भी दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए, पहले वर्कआउट कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। अब मेंडल F2 बनाए। F2 कैसे बनता है? F2 का मतलब होता है सेकेंड फीलियल जनरेशन। F2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड फीलियल जनरेशन, दूसरा जनरेशन का प्लांट बनाना था। तो F1 में बहुत से हाइब्रिड टॉल, इस टॉल को क्या बोल देंगे हम लोग? इस टॉल का नाम रखेंगे हाइब्रिड टॉल। नहीं, क्या नाम रखेंगे इसका? हाइब्रिड टॉल। बहुत से हाइब्रिड टॉल के प्लांट मेंडल को दिख रहे थे, क्योंकि पहले क्रॉस में जितने प्लांट बनाए थे सबके सीड को वो मिट्टी में लगा दिए। अब इनमें से जो हाइब्रिड टॉल था, ध्यान से समझना, इनमें से फिर 2 हाइब्रिड टॉल के बीच में क्रॉस करा दिए, और अब जो सीड बना उसको फिर मिट्टी में लगाए। तो ये जो जनरेशन होगा इसको F2 सेकेंड फीलियल जनरेशन कहेंगे। तो F1 और F2 का पूरा मीनिंग हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और इसका मतलब हो गया सेकेंड फीलियल जनरेशन, है ना, सेकेंड फीलियल जनरेशन। सेकेंड फीलियल जनरेशन को डिराइव करने के लिए हम कहें 2 F1 के बीच में क्रॉस होगा। F1 कैसा था तुमको मालूम है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। 2 एक और F1 ले लिए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस कराने जा रहे हैं। तो जान जाओ, क्रॉस कभी भी पेरेंट के बीच में नहीं होता है, होता है गैमेट के बीच में। तो गैमेट कैसे लिखेंगे? यहां पे देखो, गैमेट जब बनेगा, गैमेट तो हमेशा कैसा होता, अभी भी बना के दिखाए थे, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो एक गैमेट तो कैपिटल टी बनेगा और दूसरा गैमेट स्मॉल टी बन जाएगा।
तो इस प्लांट से दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इसको बाईं तरफ लिख दिए। इस प्लांट से भी ऐसे ही दो गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। इसको ऊपर लिख दिए। तो गैमेट कैसे लिखे जाते हैं इस पे भी क्वेश्चन आता है मेडिकल में। मेल के गैमेट्स को ऐसे लिखा जाता है, इसको कहा जाता है वर्टिकल। फीमेल के गैमेट को ऐसे लिखा जाता है, इसको कहा जाता है हॉरिजेंटल। और ये जो बोर्ड बना है, इस बोर्ड के बारे में भी क्वेश्चन आता है। मेंडल ऐसा बोर्ड नहीं बनाए थे, ये क्रॉस का नया बोर्ड बनाने का तरीका था। इस तरीके के बारे में हम लोग बनाए, इसको बोला गया चेकर बोर्ड, इसका नाम रखा गया। ये एक्चुअली क्रॉस सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था चेकर बोर्ड। अब इसके बारे में बताते हैं, इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। सी रेजिनेल्ड सी पुनेट है ना, तो रेजिनेल्ड सी पुनेट नामक साइंटिस्ट ये बनाए थे। ये काम कौन किए थे? तो कहेंगे रेजिनेल्ड है ना सी पुनेट, ये साइंटिस्ट का नाम था जो ये बनाए थे, इसीलिए पुनेट स्क्वायर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो पुनेट स्क्वायर ये एक तरीका होता है हम लोगों के क्रॉस करने का और ये बॉक्स बनाने का। अब आ जाओ और हम लोग यहाँ पे कलर ले लेते हैं, जरा देखते हैं कितने तरह के प्लांट्स बने। जरा देखना, ये वाला प्लांट, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज किया तो ये कैपिटल टी हो गया टॉल प्लांट। लेकिन ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो ये भी टॉल लेकिन हाइब्रिड कहलाएगा। ये टी और ये टी भी क्रॉस किया तो ये हाइब्रिड टॉल कहलाएगा। स्मॉल टी क्रॉस किया तो ये ड्वार्फ कहलाएगा। तो देखो ये प्लांट तो टॉल है प्योर एक, लेकिन 2 नंबर और 3 नंबर हाइब्रिड टॉल है और चौथा नंबर प्योर ड्वार्फ है। तो मॉर्फोलॉजिकली कितने तरह के प्लांट मिले? 3 प्लांट टॉल हैं। ये प्योर टॉल है 9 फीट का, 2 नंबर और 3 नंबर हाइब्रिड टॉल है, ये भी 9 फीट के हैं। चौथा नंबर स्मॉल टी ये ड्वार्फ प्लांट है। तो 4 में से 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट ड्वार्फ है। इस रेशियो को हम लोग क्या नाम देंगे? फिनोटाइपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये था फिनोटाइपिक रेशियो। अब जरा तुम लोग देखो तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा इसका? कैपिटल टी वाला प्लांट 1 है, ऐसा प्लांट 1 है। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट 2 है और स्मॉल टी वाला प्लांट 1 है। तो जेनेटिक रेशियो या जीनोटाइपिक रेशियो कैसा हो गया? 1:2:1। ये तो मेंडल के क्रॉस पे हम लोग क्या निकाले? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे हम लोग दूसरा जो ये बनाए डायग्राम, इस डायग्राम में F2 जनरेशन में कितने टॉल और कितने ड्वार्फ मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। तो कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। ये क्लियर हो गया? क्या क्या बताए? जीनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1। अब देखो जरा ध्यान से, जब गैमेट बन रहा था तो दोनों गैमेट का जो कैरेक्टर था ये अलग अलग हो गया। तो यहां से शुरू करो, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल है ना। मेंडल के सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देखो एक पेरेंट में कैपिटल टी एक साथ था, दूसरे पेरेंट में स्मॉल टी एक साथ था। गैमेट बना कैपिटल टी और स्मॉल टी, और F1 में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ गया। तो F1 में दोनों गैमेट एक साथ थे, दोनों गैमेट का टॉलनेस और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर एक साथ था। लेकिन फिर देखो जैसे ही फिर इससे गैमेट बना, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमेट बनने के समय कैरेक्टर्स सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस लॉ को सेकेंड लॉ कहा गया। सेकेंड लॉ इज व्हाट? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये था मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अब हम लोग बताएं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये था मेंडल का दूसरा नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो क्या बोलेंगे इसको? इन F1 बोथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, F1 में बोथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में प्रेजेंट टुगेदर।
बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन F2, जब F2 जनरेशन के लिए गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था, बोथ ऑफ देम सेग्रीगेट आउट विदाउट मिक्सिंग। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक टॉल का कैरेक्टर था, एक ड्वार्फ था, कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया। अगर ये टॉल और ड्वार्फ एक साथ एक जनरेशन में रहा तो इन्फ्लुएंस कर देता, तो ये स्मॉल टी अब 3 फीट का नहीं हो के थोड़ा लंबा हो जाता। अगर थोड़ा भी ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाता, किससे? अगर थोड़ा भी ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाता टॉलनेस से, तो थोड़ा लंबा हो जाता। या अगर ये टॉल इस ड्वार्फ से थोड़ा